नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप सभी का बहुत स्वागत है खास पेशकश खबर देश में। आज भारत के दोस्त शिंजो आबे नहीं रहे और इसी पर हम बात करेंगे, जहां शिंजो आबे के सीने पर लगी गोली लेकिन छलनी हुआ है भारतीयों का दिल। आपको बता दें कि आज हर हिंदुस्तानी उदास है क्योंकि भारत ने आज अपने एक अच्छे दोस्त को खो दिया है। नारा शहर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते समय उन पर एक शख्स ने पीछे से गोली चला दी थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं शिंजो आबे पर जब यह हमला हुआ तब वो आपको बता दें कि एक छोटी सी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जापानी मीडिया के हवाले से ये खबर आई है कि गोली लगने के बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। वहीं शिंजो के निधन के साथ ही भारत ने उस मित्र को खो दिया है जिसने उस वक्त भारत का साथ दिया जिस वक्त बाकी के देशों ने भारत से मुंह मोड़ लिया था। भारत से शिंजो के लगाव को आप इस बात से ही समझ सकते हैं कि पीएम रहते हुए सबसे ज्यादा बार भारत आने वाले जापानी पीएम रहे। जापान के खजाने को भारत के लिए खोल दिया गया। वहीं भारत में विकास के कई परियोजनाओं में भारत के सहभागी भी शिंजो आबे बने, चाहे वो बुलेट ट्रेन की परियोजना रही हो या काशी को क्योटो के तर्ज पर विकसित करने के सपने को साकार करने वाली परियोजना रही हो। वहीं भारत के साथ रिश्ते को लेकर शिंजो आबे ने दो सागरों के मिलन का नाम भी दिया। साथ ही पूर्वोत्तर के लिए मदद के लिए चीन से भी वो भिड़ गए थे शिंजो आबे। जो है ऐसे मित्र को अलविदा कहना हर भारतीय के लिए एक बड़े दुख से कम नहीं है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि भारत के दोस्त का दुश्मन आखिर है कौन? और इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जितेंद्र कुमार ओझा, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो जुड़े हुए हैं। जितेंद्र जी, आपसे सुबह से हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से इस पूरे मामले में जो आगे की रूपरेखा होगी वो क्या से निकल कर सामने आती है, क्योंकि हर किसी की इस पर नजर टिकी हुई थी और भारत और जापान के जो दोस्ती के रिश्ते हैं उसको लेकर विशेषकर भारत की नजर खुद टिकी हुई थी और लगातार दुआओं का दौर जारी था। लेकिन इस बीच एक दुखद खबर सामने आती है, जहां शिंजो आबे का इलाज के दौरान निधन हो जाता है। सबसे पहले तो बहुत सारी मैं एक संवेदना देना चाहूंगा जापान के लोगों को, और ये वाकई बहुत संकट और बहुत दुख की घड़ी है। लेकिन जापान के लोग अपने मजबूत कैरेक्टर के लिए हमेशा से जाने जाते हैं, तो हमें भरोसा है कि इस संकट से वो बहुत मजबूती से उभर कर आएंगे। जहां तक आपने शिंजो आबे साहब की बात की, देखिए वो जापान के इतिहास में और फिलहाल इस सदी के सबसे आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन के रूप में देखते हैं कि हम लोग ट्रंप की बात करते हैं या इवन वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन की बात करते हैं या तमाम और नेताओं की बात करते हैं, वो अपने देश में राष्ट्रवादी होते हुए भी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आए इस तरीके से। और जिस तरीके का परिवर्तन उन्होंने किया, उन्होंने कहना शुरू किया कि देखिए जापान जो है अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रह सकता है। जापान को अपनी सुरक्षा के लिए खुद ध्यान देना होगा, और जापान की सुरक्षा सिर्फ आइसोलेटेड नहीं है, जापान की सुरक्षा एशिया की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। और उन्होंने और तमाम देशों के, मैं कहूंगा कि पश्चिम के देशों के कुछ रिलक्टेंस थी, कुछ उनमें एक ऑकवर्डनेस थी, वो निश्चित नहीं थे। उस दौरान उनका कहना था कि इस क्षेत्र की लीडरशिप जो है भारत के पास होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत एक सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। और कई दफे आप देखें कि जब हम क्वाड्रिलैटरल डायलॉग की बात करते हैं, उससे पहले एक ट्राइलैटरल डायलॉग चल रहा था यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। ये शिंजो आबे साहब की इनिशिएटिव थी, उनकी पहल थी 2006-07 में क्वाड्रिलैटरल बनाया ट्राइलैटरल से, और उसके बाद जो है भारत को इसमें लाया गया। तो आप देखें कि उनके एक तरीके से दूरदर्शिता तो थी ही, राष्ट्रवाद भी था, लेकिन वो एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी थे। और इंटरनेशनल पर्सनालिटी होने के बाद एक और चीज जो खास बात नजर आती है कि वो अपने देश को एक डेमोक्रेसी के रूप में देखते थे और पूरे दुनिया को वो सोचते थे कि वो भी डेमोक्रेटाइज हो। तो ऐसे में देखिए कि एक देश जिसको सबसे अधिक चिंता हो रही थी, जिसकी यहाँ मैं सुन रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, और मेरा एक इंटरव्यू है, कल ही का इंटरव्यू है, कि क्यों चाइना से पूरी दुनिया को खतरा है। जो MI5 ब्रिटेन के इंटेलिजेंस और अमेरिका के इंटेलिजेंस के एक जॉइंट स्टेटमेंट आई है, उसके ऊपर कहा। तो देखिए किससे हत्या हुई, कहाँ हत्या हुई, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत दुख की बात है और बहुत चिंता की बात है कि पूरे प्रजातंत्र को मैं समझता हूँ एशिया में एक बहुत जोरदार धक्का लगा है। और कुछ ऐसी ताकतें लग रहा है कि वो डिसेप्शन के जरिए, कॉवर्ट वॉर के जरिए वो पूरी दुनिया को डिस्टेबलाइज करने में लगी हुई है। मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ
कि एक पागल आदमी जो है किसी तरीके से आता है और अपने प्रधानमंत्री की हत्या कर देता है, ये समझ में बात आती नहीं है ठीक से। बिल्कुल सर, आपसे सुबह से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर आगे जाकर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि अभी सिर्फ जापान ही नहीं, भारत के लिए भी ये बहुत दुखद खबर है जिसको लेकर हर कोई फिलहाल स्तब्ध है। लेकिन इस बीच अगर अंत में जो सवाल पैदा होता है वो यही कि आखिर दुश्मन है कौन शिंजो आबे का, क्योंकि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता थी, काफी उनका जो व्यक्तित्व था वो काफी बिल्कुल सिंपल सा था, यहाँ पर साधारण सा था। लेकिन उन सब के बावजूद भी, हालांकि मुद्दे कई हैं जिनको लेकर यहाँ पर विपक्ष कई बार हावी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अंत में यही सवाल कि भारत और जापान की दोस्ती को लेकर उन्होंने 2 सागरों का मिलन तक बताया था और उसके बाद शिंजो आबे का इस तरह से निधन कर दे, 2 गोलियों से छलनी कर देना, किस तरह की दोहरी मानसिकता यहाँ पर देखी जाती है। दूसरी तरफ आपने भी जिक्र किया कि चीन यहाँ पर खुशी मनाने की बात कर रहा है। देखिए, वो साधारण व्यक्तित्व तो बिल्कुल नहीं थे, मैं ये कहूंगा वो अपने तरीके से असाधारण व्यक्ति थे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनका निधन हो गया है। जापान में एक राजनीतिक स्थिरता एक हमेशा से चुनौती बनी रही है। कोई भी प्रधानमंत्री जो है ठीक से अपना टर्म नहीं पूरा कर पाता था और पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं थी जो ठीक नहीं थी। शिंजो आबे जो है जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, जो कहते हैं कि 1941 वगैरह के बाद जो है पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो इतने लैंडस्लाइड विक्ट्री से रिसाउंडिंग मैंडेट लेके आए। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो कभी इस्तीफा नहीं देते, वो प्रधानमंत्री बने रहते। और ये देखिए कि कितना बड़ा ये है कि जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा तो उनको लगा कि इस पद के साथ वो न्याय नहीं कर सकते हैं और उन्होंने खुद छोड़ के चले गए। जब वो छोड़ के गए उस समय अपनी लोकप्रियता की पराकाष्ठा पे थे। तो देखिए उस शख्स की इंटेग्रिटी क्या है, उसकी ईमानदारी क्या है। और आप कहते हैं कि किसको इससे दिक्कत होगा, देखिए इसको दिक्कत, इनसे ऐसी बातों से दिक्कत उन ताकतों को होती है जो ताकतें हमेशा जो है छद्म तरीके से अपना काम किया करती है। उन ताकतों को दिक्कत होती है जिसमें बहुत छोटा सा एक कॉकस होता है जो टेक्नोलॉजी के जरिए, डिसेप्शन के जरिए, हर जरिए दुनिया को मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। आज हम कई बार कह रहे हैं कि दुनिया एक ऐसे कस पे, एक ऐसे मोड़ पे आके बैठी हुई है जहां पूरे प्रजातंत्र को खतरा पैदा हो गया है। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात से हम कहते हैं कि उसके बाद पूरी दुनिया में डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ एक दौर चला, वो दौर जो आज रिवर्स होने की कगार पे है। और उसके लिए हम चीन को जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं, हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के पश्चिम के उन ताकतों को भी जिम्मेदार कह सकते हैं जो अपने मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो जिनकी वजह से चीन की ये तरक्की संभव हुई है। हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, लेकिन एक बात साफ है कि शिंजो आबे साहब की जो पहल हो रही थी उस पहल से कुछ ताकतों को खतरा था। उस पहल से जो ये सो कॉल्ड ओपेक और अथॉरिटेरियन ताकतें थी उसको खतरा था। तो हम क्या हुआ, किसने हत्या की, ये तो कहना मुश्किल है। कई बार जो है ऐसी बातों की तरफ पे हम जा नहीं पाते हैं और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है। लेकिन एक बात साफ है कि उनके जाने से खतरा बढ़ा है। इन ताकतों की जो कॉवर्ड पावर्स हैं, जो डिसेप्टिव पावर्स हैं, जो क्लैंडस्टाइनली काम करती हैं पर्दे के पीछे छुप के, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इन ताकतों को जरूर एक बल मिलेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जापान के लोगों का कैरेक्टर हमेशा से बहुत मजबूत है, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, तो इस कष्ट में वो शिंजो आबे साहब की जिंदगी से प्रेरणा लेंगे और मजबूत राष्ट्र के रूप में फिर उभर के सामने आएंगे। इस बीच अगर देखा जाए कि जिस तरह से खबरें यही सामने आई कि वो एक चुनावी जनसभा को भाषण दे रहे थे, उस दौरान संबोधित कर रहे थे अपने सहयोगी के समर्थन में, और ऐसे में हाउस के इलेक्शन होने सभा में शिरकत की थी जहां तकरीबन 100 से 150 लोग ही सम्मिलित थे। और इस बीच एक हमलावर आता है और 2 गोली उनके सीने पर दाग जाता है। हालांकि ये बड़ी घटना है, लेकिन इस बीच क्या इसको चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है कि चुनाव की वजह से इस तरह के मौत के घाट उतार दिया गया? नहीं, जापान की सोसाइटी में इतना वायलेंस कभी होता ही नहीं है। बहुत से पीसफुल लोग हैं, तो ये बहुत मुश्किल है और वहाँ पे गन वगैरह के लिए एक्सेस भी बहुत आसान नहीं होती है। और जो जनसभाएं हमारे यहाँ जो बड़ी रैली होती हैं, महंगे चुनाव सभाएं होती हैं, तो वहाँ जापान में उसका कोई वैसी बातें नहीं होती है। तो ये बात करना बड़ा मुश्किल है। लोगों के आपस में डिफरेंसेस हैं, उनके इंटेलिजेंस वगैरह भी काफी ये रहती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी अगर थोड़ा सा प्लान करे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनको पता चल जाता। अगर या तो ये संभावना मैं नहीं रूल आउट करता कि ये लोन वोल्फ का या कोई मेंटली अनस्टेबल इंसान हो जिसने ये काम किया हो, लेकिन दूसरी तरफ से अभी चूंकि हमारे पास पूरी सूचनाएं नहीं है, ये भी संभव है कि जो बाहर की कुछ ताकतें हैं, जो ताकतें शिंजो आबे साहब से अभी भी दुखी रहती थी कि वो प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं रहने के बावजूद ऋतु जी उनसे बहुत लोग सलाह लेते थे और वो एक रैलिंग पॉइंट है अपने पार्टी में ही नहीं अपने देश में।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग उनकी ताकतों ने इस तरीके से क्लैंडस्टाइनली अपनी जिम्मेदारी भी जान सकती, ये समझ में बात आती नहीं है ठीक से। बिल्कुल सर, आपसे सुबह से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे मामले पर आगे जाकर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। हालांकि अभी सिर्फ जापान ही नहीं, भारत के लिए भी ये बहुत दुखद खबर है जिसको लेकर हर कोई फिलहाल स्तब्ध है। लेकिन इस बीच अगर अंत में जो सवाल पैदा होता है वो यही कि आखिर दुश्मन है कौन शिंजो आबे का, क्योंकि जिस तरह से उनकी लोकप्रियता थी, काफी उनका जो व्यक्तित्व था वो काफी बिल्कुल सिंपल सा था, यहाँ पर साधारण सा था। लेकिन उन सब के बावजूद भी, हालांकि मुद्दे कई हैं जिनको लेकर यहाँ पर विपक्ष कई बार हावी हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी अंत में यही सवाल कि भारत और जापान की दोस्ती को लेकर उन्होंने 2 सागरों का मिलन तक बताया था और उसके बाद शिंजो आबे का इस तरह से निधन कर दे, 2 गोलियों से छलनी कर देना, किस तरह की दोहरी मानसिकता यहाँ पर देखी जाती है। दूसरी तरफ आपने भी जिक्र किया कि चीन यहाँ पर खुशी मनाने की बात कर रहा है। देखिए, वो साधारण व्यक्तित्व तो बिल्कुल नहीं थे, मैं ये कहूंगा वो अपने तरीके से असाधारण व्यक्ति थे। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उनका निधन हो गया है। जापान में एक राजनीतिक स्थिरता एक हमेशा से चुनौती बनी रही है। कोई भी प्रधानमंत्री जो है ठीक से अपना टर्म नहीं पूरा कर पाता था और पॉलिटिक्स के बारे में बहुत सारी अवधारणाएं थी जो ठीक नहीं थी। शिंजो आबे जो है जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर थे, जो कहते हैं कि 1941 वगैरह के बाद जो है पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो इतने लैंडस्लाइड विक्ट्री से रिसाउंडिंग मैंडेट लेके आए। अगर उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो वो कभी इस्तीफा नहीं देते, वो प्रधानमंत्री बने रहते। और ये देखिए कि कितना बड़ा ये है कि जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा तो उनको लगा कि इस पद के साथ वो न्याय नहीं कर सकते हैं और उन्होंने खुद छोड़ के चले गए। जब वो छोड़ के गए उस समय अपनी लोकप्रियता की पराकाष्ठा पे थे। तो देखिए उस शख्स की इंटेग्रिटी क्या है, उसकी ईमानदारी क्या है। और आप कहते हैं कि किसको इससे दिक्कत होगा, देखिए इसको दिक्कत, इनसे ऐसी बातों से दिक्कत उन ताकतों को होती है जो ताकतें हमेशा जो है छद्म तरीके से अपना काम किया करती है। उन ताकतों को दिक्कत होती है जिसमें बहुत छोटा सा एक कॉकस होता है जो टेक्नोलॉजी के जरिए, डिसेप्शन के जरिए, हर जरिए दुनिया को मरोड़ने की कोशिश कर रहा है। आज हम कई बार कह रहे हैं कि दुनिया एक ऐसे कस पे, एक ऐसे मोड़ पे आके बैठी हुई है जहां पूरे प्रजातंत्र को खतरा पैदा हो गया है। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात से हम कहते हैं कि उसके बाद पूरी दुनिया में डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ एक दौर चला, वो दौर जो आज रिवर्स होने की कगार पे है। और उसके लिए हम चीन को जिम्मेदार नहीं कह सकते हैं, हम कैपिटलिस्ट वर्ल्ड के पश्चिम के उन ताकतों को भी जिम्मेदार कह सकते हैं जो अपने मुनाफे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो जिनकी वजह से चीन की ये तरक्की संभव हुई है। हम किसी को दोष नहीं देना चाहते, लेकिन एक बात साफ है कि शिंजो आबे साहब की जो पहल हो रही थी उस पहल से कुछ ताकतों को खतरा था। उस पहल से जो ये सो कॉल्ड ओपेक और अथॉरिटेरियन ताकतें थी उसको खतरा था। तो हम क्या हुआ, किसने हत्या की, ये तो कहना मुश्किल है। कई बार जो है ऐसी बातों की तरफ पे हम जा नहीं पाते हैं और पूरी तरीके से कानून व्यवस्था पहुंच नहीं पाती है। लेकिन एक बात साफ है कि उनके जाने से खतरा बढ़ा है। इन ताकतों की जो कॉवर्ड पावर्स हैं, जो डिसेप्टिव पावर्स हैं, जो क्लैंडस्टाइनली काम करती हैं पर्दे के पीछे छुप के, जो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, इन ताकतों को जरूर एक बल मिलेगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जापान के लोगों का कैरेक्टर हमेशा से बहुत मजबूत है, बड़े स्वाभिमानी लोग हैं, तो इस कष्ट में वो शिंजो आबे साहब की जिंदगी से प्रेरणा लेंगे और मजबूत राष्ट्र के रूप में फिर उभर के सामने आएंगे। इस बीच अगर देखा जाए कि जिस तरह से खबरें यही सामने आई कि वो एक चुनावी जनसभा को भाषण दे रहे थे, उस दौरान संबोधित कर रहे थे अपने सहयोगी के समर्थन में, और ऐसे में हाउस के इलेक्शन होने सभा में शिरकत की थी जहां तकरीबन 100 से 150 लोग ही सम्मिलित थे। और इस बीच एक हमलावर आता है और 2 गोली उनके सीने पर दाग जाता है। हालांकि ये बड़ी घटना है, लेकिन इस बीच क्या इसको चुनाव से भी जोड़ा जा सकता है कि चुनाव की वजह से इस तरह के मौत के घाट उतार दिया गया? नहीं, जापान की सोसाइटी में इतना वायलेंस कभी होता ही नहीं है। बहुत से पीसफुल लोग हैं, तो ये बहुत मुश्किल है और वहाँ पे गन वगैरह के लिए एक्सेस भी बहुत आसान नहीं होती है। और जो जनसभाएं हमारे यहाँ जो बड़ी रैली होती हैं, महंगे चुनाव सभाएं होती हैं, तो वहाँ जापान में उसका कोई वैसी बातें नहीं होती है। तो ये बात करना बड़ा मुश्किल है। लोगों के आपस में डिफरेंसेस हैं, उनके इंटेलिजेंस वगैरह भी काफी ये रहती है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी कोई भी अगर थोड़ा सा प्लान करे तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उनको पता चल जाता। अगर या तो ये संभावना मैं नहीं रूल आउट करता कि ये लोन वोल्फ का या कोई मेंटली अनस्टेबल इंसान हो जिसने ये काम किया हो, लेकिन दूसरी तरफ से अभी चूंकि हमारे पास पूरी सूचनाएं नहीं है, ये भी संभव है कि जो बाहर की कुछ ताकतें हैं, जो ताकतें शिंजो आबे साहब से अभी भी दुखी रहती थी कि वो प्रधानमंत्री तो नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं रहने के बावजूद ऋतु जी उनसे बहुत लोग सलाह लेते थे और वो एक रैलिंग पॉइंट है अपनी पार्टी में ही नहीं अपने देश में।
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग उनकी ताकतों ने इस तरीके से क्लैंडस्टाइनली जो बहुत अपनी जिम्मेदारी भी जान सके। ये जो है छद्म युद्ध भी अपने अलग तरीके से होता है और एक देश दुनिया में है जिसका छद्म युद्ध में कोई जवाब नहीं, कई सदियों से छद्म युद्ध जो है उसकी साइकी में घुसा हुआ है। ये बहुत स्वाभाविक है कि हमारे जैसे लोग उनकी तरफ भी शक करेंगे, लेकिन मैं नहीं सोचता हूँ कि ये चुनावी मतभेद की वजह से ऐसा हो सकता है। ऐसे कहीं जापान में गुंजाइश लगती नहीं है। जी, इस बीच आपने भी जिक्र किया कि सबसे कम वहां पर क्राइम रेट है और ऐसे में देखा भी गया है कि जो सबसे ज्यादा चीजें वहां पर होती थी, क्राइम रेट तो वहां ना के बराबर हुआ करता था, वायलेंस इतना नहीं होता था। और इस बीच इस तरह की घटना को अंजाम दे जाना, वो भी बीच चाक चौराहे पे सड़क पर, और वो भी भाषण जब सभा चल रही थी उस दौरान, क्या आने वाले समय के लिए कोई गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है? चूंकि जिस तरह की खबरें यहाँ पर सामने आ रही है, ऐसे में बहुत मुश्किल से गन का लाइसेंस वहां पर मिलता था। देखिए, एक जो जिन ताकतों की हम जिक्र कर रहे हैं, आप देखिए कि पहले एयरपोर्ट पे या कहीं पे भी इतनी सुरक्षा की दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आज देखिए कि हर जगह आपको सिक्योरिटी काउंटर मेजर लगाना पड़ता है। दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है एनर्जी जो है सिक्योरिटी में खर्च होती है। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम की इंडस्ट्री है, इस्लामिक टेररिज्म का बिजनेस है और जो दूसरे लोग जो क्लैंडस्टाइन वॉर करते हैं उनका बिजनेस है। तो जापान एक बड़ा मॉडल था, उस मॉडल को जो है ये लोग अटैक करना चाहते थे जो क्लैंडस्टाइन वॉर में विश्वास करते हैं या ऑर्गेनाइज क्राइम वाले लोग हैं जो विश्वास करते हैं। तो एक तरीके से संभव है कि इसके बाद जापान के कल्चर पे भी असर पड़े। जो ट्रांसपेरेंसी, जो ईज ऑफ एक्सेस होता था, यहाँ तक कि कई दफे देखे सिंगापुर तक में कि प्रधानमंत्री के निवास के पास सिर्फ 2 गोरखे खड़े रहती हैं और कोई नहीं रहता है। तो कई दफे नेताओं के आगे पीछे ये लाव लश्कर नहीं चला करते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके के बाद ये संभव है कि बहुत सारी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस और काउंटर मेजर और ये सारी चीजें आएंगी और जो जनता और नेताओं के बीच में जो वहाँ पे कई देशों में खास करके ट्रांसपेरेंट कंट्रीज में है कि बहुत अच्छे से आदान प्रदान होता है, बातचीत होता है, वो एक्सेसिबल है। तो इन तमाम चीजों पे असर पड़ेगा मैं समझता हूँ। और ये पूरी घटना, पूरी कवायद का जो असर ये होगा कि प्रजातंत्र को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा और ये जो नॉन ट्रांसपेरेंट ओपेक पावर्स हैं जो अपना मॉडल जो है डेमोक्रेसी से सुपीरियर बना रहे हैं, उसमें कुछ चुने हुए लोग हैं जो सारी चीजों को कंट्रोल करते हो। मेरे ख्याल से इस ट्रेंड को बढ़ावा मिलेगा। ये एक बहुत चिंता की बात है। इस बीच एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इस हत्या का जापान की राजनीति पर किसी भी तरह का कोई असर पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये साधारण असर नहीं है, बहुत बड़ा असर है। लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जापान के लोग जो हैं किसी भी डेमोक्रेसी में, किसी भी वाइब्रेंट समाज में डिफरेंसेस तो जरूर होते हैं, लेकिन जब ये राष्ट्रीय महत्व की बातें आती हैं तो देश का चरित्र इस बात से दिखाई पड़ता है, इस बात पर निर्भर करता है कि लोग उन महत्वपूर्ण मुद्दों को किस तरीके से हैंडल करते हैं। तो इसका बहुत असर पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि कई दफे जो ईज ऑफ एक्सेस है, जितने आसानी से लोग घूम रहे हैं, शायद इस पर असर पड़ेगा। और जब भी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, सुरक्षा तो देती हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ साथ जनता के अधिकारों पर भी उसका असर पड़ता है। हर सिक्योरिटी काउंटर मेजर का असर आपकी लिबर्टी पे, आपकी फ्रीडम पे, आपकी डिग्निटी पे थोड़ा ना थोड़ा असर पड़ता है। मेरे ख्याल से उस पर एक असर पड़ेगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जापान के जो बाकी राजनीति में लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर इस मुद्दे को गंभीरता से लेंगे और अपने देश के कैरेक्टर को बचाए रखने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, इस बीच हमने कई तरह की तस्वीरें देखी, सिर्फ आज की ही नहीं, आज से पहले की भी जितनी हमने भारत और जापान की दोस्ती का जिक्र यहाँ पर सुना था, एक अलग ही यहाँ पर मिसाल भी पेश की गई, चाहे वो काशी विश्वनाथ मंदिर की हम बात करें या फिर तमाम तरह की चीजें हैं। जब उनका यहाँ पर भारत दौरा रहा और आगमन भी किस तरह से यहाँ पर भव्य किया गया था, उसकी तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों तक साझा की थी। लेकिन इस बीच भारत और जापान की दोस्ती को लेकर सबसे पहले उन्होंने 2 सागरों का मिलन है। अब 2 सागरों के मिलन का दुश्मन कौन है, इसको लेकर तो कार्रवाई यहाँ पर बदस्तूर जारी है, लेकिन भारत को किस तरह का नुकसान आप देखते हैं? देखिए, भारत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। एक इंटरनेशनल अरीना में एक पावर प्ले होता है और पावर प्ले में जो है जो आपके मित्र हैं उनको भी नुकसान कर दिया जाए तो एक साइकोलॉजिकल अटैक आपके ऊपर होता है। तो इसमें देखा जाए कि हत्या भले शिंजो एबे की हुई है, नुकसान जापान के लोगों का है, लेकिन हमारे ऊपर भी एक साइकोलॉजिकल अटैक है कि हमारे कितने अजीज मित्र की, हमारे राष्ट्र के मित्र की हत्या हो गई। आप देखिए कि उनको हमारा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भी उनको दिया गया था, शिंजो एबे साहब को। एक बात मैं यहाँ पे और कहूंगा, पहले भी शायद मैंने जिक्र किया कि कैसे ट्राइलैटरल डायलॉग को क्वाड्रिलैटरल बनाने में शिंजो एबे साहब ने पहल की।
जापान के बहुत सारे थिंक टैंक विद्वान लोग ये बातें करते थे कि हिंदुस्तान का आना बहुत जरूरी है। वो सभी जुबान में बात कर रहे थे। वो बात हो रही थी जब हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था पोखरान का 19 में, उसके कुछ बाद से, लेकिन किसी ने उतनी हिम्मत नहीं की कि नहीं इसको हम फोर्थ राइट लेके प्रपोज करेंगे। ये हिम्मत शिंजो एबे साहब ने की और कहीं कहीं हमारे साथ ही नहीं किया, उन्होंने हमारे एब्सेंस में भी कहना शुरू किया पश्चिम के देशों के साथ कि कोई भी सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आप बनाते हैं इंडो पैसिफिक में, उसकी लीडरशिप इस देश, इस रीजन के या दुनिया के सबसे बड़े प्रजातंत्र के पास होनी चाहिए। उसके बगैर ये कंप्लीट होगा ही नहीं। और ये सिर्फ कहा ही नहीं उन्होंने, इसको तो पुश करते रहे, लेकिन बायलैटरल जैसे आपने कहा कि वो आते रहे, भारत सबसे अधिक का भारत भ्रमण करने वाले प्रधानमंत्री रहे। उनकी एक और मैं बात कहूंगा कि तीसरे देश के कई एक लोग जो लगातार जो है डेलीगेशन जापान जाती रही हैं, तो उन्होंने कहा कि शिंजो एबे के टेन्योर में एक बात साफ है, वो बार बार कहते हैं कि भारत का प्रभाव जो है जापान पे कई मिलेनियम पुराना है, गौतम बुद्ध के जमाने से है, शायद उससे भी पहले से है। जो योग की बात करते हैं या कई एक मेडिटेशन की ट्रेडिशन की बात करते हैं या वैल्यूज की बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये चीजें पहले नहीं कहा जाता रहा 2005-6 से पहले, लेकिन 2007, 8, 10, 12 में ये बातें बहुत या 15-16 कई बार बाहर के तीसरे देशों के डेलीगेशन ने कही कि जापान ने भारत के साथ जो अपना सिविलाइजेशनल लिंक है या कल्चरल लिंक है, जो दो सागरों के मिलन की बात कह रही है, ये नई बात आई और कैसे आई, कहां से आई हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बात बहुत एक्सप्लिसिट होके शिंजो एबे साहब के टेन्योर में आई, बहुत परिलक्षित है। आज की तारीख में देखें कि जापान में जितनी गुडविल भारत के प्रति है और भारत में जितनी गुडविल जापान के प्रति है, शायद ये पहले कभी नहीं थी। तो ये जो है हमारे लिए तो बहुत ही नुकसान की बात है। ये हमें सोचना चाहिए कि हमारे ऊपर एक साइकोलॉजिकल अटैक हुआ है और हमें और मजबूत होकर उन तमाम ताकतों को कॉर्नर करने की जरूरत है। उन तमाम नॉन डेमोक्रेटिक रेडिकल, इस्लामिक रेडिकल या ओपेक किस्म के जो पावर हैं, उन ताकतों के साथ हमारी लड़ाई तो जारी रहनी है अगर हम एक प्रजातंत्र के रूप में, एक मजबूत सिविलाइजेशन के रूप में अपने आप को असर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ गोपाल राजपूत जी भी जुड़ गए हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। पहला रिएक्शन आपका यही लेना चाहेंगे कि शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हो गया। हालांकि घटनाक्रम क्या कुछ रहा वो सबके सामने है और ऐसे में लगातार तहकीकात में जाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इस हत्या को अंजाम दिया क्यों गया। पहला रिएक्शन आपका। मैडम, बेसिकली वो जापान के प्रधानमंत्री की हत्या नहीं है, ये पूरे विश्व के शांति दूत की हत्या है। नंबर एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, शिंजो आबे जो थे वो भगवान श्री कृष्ण और भगवान बुद्ध साझा संस्कृति को साथ लेके चलने वाले ऐसे व्यक्तित्व थे जिसको पूरा विश्व को मानना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा अगर किसी को व्यक्तिगत नुकसान हुआ है तो भारत को नुकसान हुआ उससे, क्योंकि जब किसी भी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे दबाव बनाया गया था तो एक व्यक्ति जो खड़ा रहा हमेशा साथ, वो शिंजो आबे थे, जो हमेशा खड़े रहे। भारत के प्रधानमंत्री ने जब ये कहा था कि अगर कोई दुनिया से महान व्यक्ति मुझसे मिलेगा तो मैं उसको गीता समर्पित करूंगा या भेंट करूंगा, तो शायद आपको याद हो तो गीता देने वालों में वो पहले व्यक्ति थे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें दी। तो इसलिए मैं उनको नमन करता हूं। ऐसा व्यक्ति, इनकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती, इंटरनेशनल ऐसी ये विभूति थी। बिल्कुल। और अगर भारत और जापान की दोस्ती का जिक्र करें तो उन्होंने दो सागरों का मिलन और इसके साथ ही कई तरह की जो मिसाल थी भारत और जापान की, वो किस तरह से रिश्ते यहाँ पर मजबूत होते हुए नजर आए, उसकी तस्वीरें और उसकी बानगी हमने लगातार यहाँ पर देखी। जब भारत से हर किसी ने मुंह मोड़ लिया था तब जापान एकमात्र खड़ा था और शिंजो आबे उसमें एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व है। लेकिन इस बीच अब शिंजो आबे के निधन हो चुका है तो वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि हर कोई स्तब्ध है और भारत में भी उसके जो यहाँ पर उदासीपन है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। भारत पूरी तरह से स्तब्ध हो चुका है। जापान वालों को सिर्फ संवेदनाएं और सांत्वना दी जा रही है। लेकिन इस भी समझने की कोशिश करेंगे, क्या शिंजो आबे के बाद, अब निधन के बाद भारत और जापान की जो दोस्ती है वो क्या उस तरह से रह पाएगी जैसे पहले थी? नहीं, देखिए जी, जब आप कोई सपना देखते हैं तो उसके पूरे करने की जिम्मेदारी आप पे होती है, आपके माँ बाप पे या व्यक्तित्व पे नहीं होती है। तो इसी प्रकार जो सपना शिंजो आबे ने देखा था तो शायद उसकी भरपाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, ऐसा होगा जरूर, लेकिन उन जैसा जो रिश्ते वो चाहते थे ऐसे शायद ही उस स्तर पे हो पाए। ऐसे में शिंजो आबे के निधन के बाद जापान की राजनीति को, सियासी हलचल को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 10 जुलाई को अपर हाउस के इलेक्शन भी वहां पर होने थे। मैडम, ये मेरा मानना है कि आज जापान को भारत की सख्त जरूरत है।
तो हमें वहाँ पे ये कहें कि किसी पार्टी का समर्थन ना करके हमें जापान के हितों के बारे में सोचना होगा। जो भी पार्टी वहाँ पे जीत के आए, हमें उससे कंधा मिला के साथ चलना होगा और हमें उनकी संस्कृति के बारे में बताना होगा कि आप हमारे साथ आपके पुराने क्या सांस्कृतिक और व्यावसायिक संबंध थे, उनको हमें आगे लेके चलना है। हर मोर्चे पे भारत आपके साथ खड़ा हुआ है। बिल्कुल सर, एक रिएक्शन और लेना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ पर खबरें ये भी सामने आ रही है कि चीन अब शिंजो आबे के निधन के बाद खुशियां मनाने की तैयारी कर रहा है, जश्न मनाने की तैयारी। क्या मानसिकता है ये, क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है, क्या तमाम देशों को किस तरह का संदेश चीन देना चाहता है? मैडम, इसको तो ये कहेंगे कि अगर आप मेरी बात को अदरवाइज ना लिया जाए, जो सांप है जहर उगलता है, धब्बा है। अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति सोचता है, मैं समझता हूँ ये ठीक भी नहीं है और उस चीज को हमें डिनाई करना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए और भारत को और इसको राष्ट्रीय शोक के रूप में भी मनाना चाहिए। जितेंद्र जी, एक बार फिर आपका रुख करूंगे। जिस तरह से उन्होंने भी बताया कि तमाम तरह की गतिविधियां यहाँ पर देखी जा रही हैं, लेकिन इस दुख की घड़ी में भारत जापान के साथ है। अब आने वाली जो भी यहाँ पर तस्वीरें रहेंगी, उसे किस तरह से भारत क्लियर करता हुआ नजर आएगा ताकि वही दोस्ती बरकरार रहे, क्योंकि सिर्फ भारत की साइड से ही नहीं, जापान की तरफ से भी इस तरह से जो दो हाथ लगातार यहाँ मिलते हुए नजर आते थे, उसको काबू में और बरकरार रखना होगा। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी आती है भारत के ऊपर, क्योंकि शिंजो एबे साहब जो है, उन अपना था क्वाड्रिलैटरल डायलॉग जो है, देखा जाए तो उनका वो ब्रेन चाइल्ड था और कितना दूरदर्शी ब्रेन चाइल्ड था। तो उन्होंने एक बुनियाद रख दी है और उस बुनियाद के ऊपर जो हम कैसा महल खड़ा करते हैं अपने अच्छे संबंधों का, एक अच्छे प्रजातंत्र का, एक सुरक्षित दुनिया का, एक सिक्योर, जहाँ पे सारे लोगों की सिक्योरिटी एश्योर्ड हो। तो ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है। मैं समझता हूँ कि उनको वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि हमारी शिंजो एबे जी के प्रति वही होगी कि हम जो है उनका, खास करके हम इसे शब्दों के जाल में फंसाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरी सिंसियरिटी के साथ कह रहे हैं कि उनका एक विजन था कि एशिया की सभ्यता जो है यूरोप से ही पुरानी है, वेस्ट एशिया से काफी पुरानी है, और जो बुद्धिस्ट थॉट प्रोसेस है, जो लॉजिकल थॉट प्रोसेस है या इंडोक्रेटिक थॉट प्रोसेस है या इंडो एशियन प्रोसेस है, उस थॉट प्रोसेस में ह्यूमनिज्म है, इंसान की जिंदगी की कीमत है, जो कि चाइनीज सिविलाइजेशन में जो हम कहें या मंगोल सिविलाइजेशन में कहें या मंगोल थॉट प्रोसेस में कहें या यूरोपियन में कहें, वो नहीं है। तो उस बात को हमें ध्यान रखना है और सवाल ये नहीं कि सिर्फ भारत और जापान के संबंध मौजूद रहे और चीन के साथ हम इस स्ट्रेटेजिक राइवलरी करते रहे। सवाल यह है कि एक नए दर्शन, एक नए सोच की बात हम करें, जिस सोच में इंटेग्रिटी हो। हमारी सभ्यता तो सब कुछ होने के बावजूद कई एक बाहर के प्रभावों से इन्फ्लुएंस हो चुकी थी। जापान ने अपनी सिविलाइजेशनल इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किया। तो ये देखिए कि हम अपने कोर वैल्यूज जो इंटेग्रिटी की है, ह्यूमनिज्म की है, और एक बेहतर दुनिया को की जो हमारे एक स्वप्न है, उस सपनों को बनाने में हम कैसे कामयाब हो सकते हैं। और उसका सबसे पहला मदद ये होता है कि हम एक अच्छे उदाहरण बने, एक वाइब्रेंट, ऑनेस्ट और अपराइट डेमोक्रेसी के उदाहरण बने। और ऐसे हत्याएं, बड़े नेताओं की हत्याएं या घटनाएं जो होती है, वो किसी व्यक्ति की हत्या नहीं होती है, वो राष्ट्र पे आक्रमण होता है, उस राष्ट्र के चरित्र पे आक्रमण होता है। तो हमें सोचा जाए कि ये हमारे पूरे सिविलाइजेशन वैल्यूज पे आक्रमण है, जहां कहीं से भी आया हो। गोपाल राजपूत जी, समय की कमी है, एक आखिरी रिएक्शन, क्या कभी भारत इस नुकसान की भरपाई कर पाएगा? मैं जी, मैंने इस वक्त तो जापान एक बहुत दुख में है और ये दुखद घड़ी है। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्तित्व की भरपाई करना आसान नहीं है और हमें चाहिए कि हम आज जापान के साथ खड़े रहें। मेरा यही देखना है। जी बिल्कुल, नुकसान की भरपाई करना बेहद मुश्किल है, सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि जापान के लिए भी। आप दोनों हमारे साथ जुड़े हो, उसके लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो शिंजो आबे जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनका निधन हो गया है और इस दौरान तमाम तरह की जो गतिविधियां हैं लगातार देखी जा रही है। लेकिन इस बीच सोचने और समझने की कोशिश यही है और अंत में सवाल भी यही पैदा होता है, क्या कोई विदेशी शक्तियों की ये किसी भी तरह की कोई चाल है जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया? क्योंकि जहां गन का लाइसेंस मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है और इस चीज को एक जदोजहद देखनी पड़ती है, उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीर सामने आना या आने वाले समय में कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। फिलहाल भारत के दोस्त का दुश्मन कौन है, इसको लेकर तहकीकात लगातार जापान में चल रही है, लेकिन भारत पर भी इसकी नजर बनी हुई है। हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।